3D for class 12th is the most important topic. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये स्कोरिंग है और दूसरा इजी है अगर हल्की सी ही प्रैक्टिस कर ली जाए। तो हम शुरुआत करते हैं 3 डायमेंशन की और उसमें भी सबसे पहले डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पहला चैप्टर स्टडी करना है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इन सब का बेसिक लेवल पे हमें स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज बत्रा। वेलकम टू माय चैनल बत्रा क्लासेस झांसी। तो जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बोला कि हम पहले डिस्टेंस फार्मूले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि 3 डायमेंशन या 3D हम क्यों कहते हैं। एक्चुअली 9th-10th में हम होते हैं जब, तब हम 2 डायमेंशन का यूज ज्यादा सीखे हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं, एक थर्ड एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस को इसमें इंक्लूड और करने जा रहे हैं। तो पहले तो देखिए किसी पॉइंट को लिखा कैसे जाता है, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस पे हमने एक्स स्टेप मूव किया, वाई एक्सिस पे हमने वाई स्टेप मूव किया। थर्ड स्टेप जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो थर्ड स्टेप है ये सामने की तरफ देख रहे हो ना, बोर्ड के सामने की तरफ, ये है जेड एक्सिस। मतलब जो पॉइंट है वो इस बोर्ड पे ना होके हवा में यहां पर कहीं पर है। तो द पॉइंट P is not at this place, it is actually is this place। तो अब क्या करेंगे, हम ओरिजिन से इसको मिला देंगे। मिला दिया, ठीक है ना। OP, अगर चाहो तो आप इसे पोजीशन वेक्टर ऑफ P भी कह सकते हो। OP ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक की जगह 2 पॉइंट ले ले तो क्या होगा। सपोज करो हमने ऐसे हवा में 2 पॉइंट ले लिए, लाइक P एंड Q, ठीक है। ये OP हो गया, ये OP हो गया और ये OQ हो गया। इन दोनों के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब हमें क्या करना है, PQ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप याद कीजिए जब हम 2D में पढ़ते थे तब हम डिस्टेंस PQ की क्या निकालते थे, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये 2D में था, ठीक है। 3D में एक थर्ड एक्सिस हमारी z और इंक्लूड हो गई, इसलिए जब हम 3D की बात करेंगे तो हम लिखेंगे PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ध्यान रखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो चाहे x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो, दोनों ही सेम आंसर प्रोवाइड करेंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक ही स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना है। अगर x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखा तो फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखोगे, फिर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अगर यहां x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखा, यहां y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिखा, तो यहां पे z1 माइनस z2 का स्क्वायर लिखेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका हो जाएगा। हमारा मेन पर्पस क्या है कि इस फॉर्मूले को कैसे हम यूज करें, इसकी प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि चलिए सपोज एक एग्जांपल ले लिया कि हमने एक P पॉइंट ले लिया 2i कैप यानी OP वेक्टर ले लिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। OQ वेक्टर ले लिया i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो या फिर हमने आपको बताया था एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे में PQ वेक्टर निकालना है तो PQ वेक्टर का मतलब क्या होना चाहिए, OQ माइनस OP। Q में से P को माइनस करो तो 1 माइनस 2 i कैप प्लस 2 माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 j कैप प्लस माइनस 3 माइनस 4 k कैप, ठीक है। अब इसका आप जो है आंसर निकालिए, कितना आएगा, माइनस i कैप प्लस 5j कैप प्लस माइनस 7k कैप। यहां लिख देता हूं ऊपर, है ना, सॉरी।
माइनस आई कैप प्लस 5j कैप और माइनस 7 की कैप, ये पी क्यू आ गया। और फिर हम इसका मॉड निकाल दें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 1 प्लस 25 प्लस 49 यानी कि √75। ठीक है, आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 3 √3। ये वो मेथड था जो पहले हमने सीखा था कि किसी की मॉड या लेंथ निकालना है तो हमने यहां पर ये फॉर्मूला सीखा। फिर इसको क्यों डिस्क्राइब किया, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको ये कहा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आप चाहे ये लगाएं या ये लगाएं। अगर हम इस तरीके से लगा रहे होते जो हमने ये तरीका सीखा है तो हम इस पॉइंट को क्या लिख लेते, 2 -3 एंड 4, और इस पॉइंट को क्या लिख लेते हैं, 1 2 एंड -3। हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देते, पी की इक्वल टू क्या आ जाता, अंडर रूट, ये क्या आ जाता हमारा 1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 -4 का स्क्वायर, तो यू विल गेट द सेम आंसर 5√3। तो आप वेक्टर मेथड से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस सेक्शन से भी निकाल सकते हो। तो मैं डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूले का इस चैप्टर में यूज करना है, वेक्टर मेथड से तो अदरवाइज हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। चलिए एक एग्जांपल से डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। Determine the point in xy plane which is equidistant from 3 points A, B and C। देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं XY प्लेन की, है ना, ये XY प्लेन है, इसमें Z एक्सिस तो लेना ही नहीं है ना मैं, क्योंकि हम प्लेन ही XY ले रहे हैं। तो अगर हम प्लेन XY कहेंगे तो इसमें Z क्या होगा हमारा 0। तो अगर हम कोऑर्डिनेट अगर अज्यूम भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, XY 0। सिमिलरली अगर कभी आपको सिमिलरली अगर जो है YZ प्लेन ले लिया जाए, YZ प्लेन, तो हम इस पे क्या ले लेंगे, X0। और अगर हम XZ प्लेन लेंगे तो Y0। ठीक है ना, तो जो प्लेन लेंगे उसमें थर्ड वाली एक्सिस इंक्लूड नहीं होगी। तो कोऑर्डिनेट इस तरह से लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 3 पॉइंट्स A, B and C, and there is another point P which is in XY plane, जो कि हमने अज्यूम किया XY and 0। और ये पॉइंट जो है हमारा 2 0 3, ये B पॉइंट है हमारा 0 3 2, और जो C पॉइंट है हमारा 0 0 1, ये इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। मींस PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, और हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, ये पॉइंट P है हमारा। तो हम एक एक करके किन्हीं दो डिस्टेंस को हम इक्वल ले सकते हैं। लेट्स सपोज PA इक्वल टू PB। अब PA क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x -2 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, ये कितना जाएगा हमारा PB, x -0 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, प्लस 0 -2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड से अंडर रूट गायब हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2 2 जा 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, यहां कर दो एक्स स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर ओपन करो, वाई स्क्वायर प्लस 9 -3 2 जा 6y प्लस 4, एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया कैंसिल। अब ये बचा आपका -4x, चलो ये 4 से 4 भी गया, और ये 9 से 9 भी गया, बचा -4x इक्वल टू 6y, इट मींस 2x इक्वल टू 3y। इसे इक्वेशन 1 मान लिया हमने।
अब इन दो डिस्टेंस को बराबर करके देख लो, कौन सी, पीबी इक्वल टू पीसी। तो अब मैं जल्दी कर रहा हूं, अंडर रूट लगाई नहीं रहा, डायरेक्ट कर देंगे, हम स्क्वायर कर देते हैं यहां पर, दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, ठीक है। तो पीबी स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 3 का स्क्वायर और 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहां पर करेंगे हम, क्या आएगा हमारा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग तो हमने करी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 6y प्लस 9 प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया हमारा, 13, 6y इक्वल टू, ये 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 1, 6y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2। ये इक्वेशन 1 आई थी, इसे हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, क्या था हमारा, 2x इक्वल टू 3y, y की जगह क्या रख देंगे 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूले का अच्छे अच्छे ये बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें यूज करना है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। तो चलिए इसी तरीके के एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। तो क्या करेंगे हम, लेट अस सपोज दैट द पॉइंट P इज एक्स वाई जेड। लोकस का मतलब होता है सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, A पॉइंट है 0 2 3, B पॉइंट है 2 माइनस 2 1, PA इक्वल टू PB होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है, क्वेश्चन में गिवन है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, PA स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा हमारा PB स्क्वायर, ताकि अंडर रूट हमारा हट जाए। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर। यहां क्या आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z होल स्क्वायर कर दिया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो ये तो दोनों साइड कैंसिल हो गया, ये कितना 9 एंड 4 कितना जाएगा 13 माइनस 4y माइनस 6z। यहां आ जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो गया 9 माइनस 4x प्लस 4y माइनस 2z। ये माइनस 4x इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस 4y ये इधर आ जाएगा माइनस 4y माइनस 6z, ये इधर आ जाएगा प्लस का 2z प्लस का 13 माइनस का 9 इक्वल टू 0। सब एक तरफ आ गए, ये आ जाएगा 4x माइनस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8y, ये कितना हो जाएगा माइनस 4z और ये बचेगा प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो, 0 के अपॉन में चला जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने लोकस फाइंड कर लिया। किसी इक्वेशन को फाइंड करना ही मतलब होता है लोकस को फाइंड कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं अब हम। शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलिसिस राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप समझ सकते हो कि ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आइसोलिसिस है मतलब दो साइड्स इसकी क्या होनी चाहिए इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज तो इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा तो हाइपोटेन्यूज होता है। अब हमने
कुछ अज्यूम कर लिया। अभी हमको पता नहीं है कि ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली सही क्या होने चाहिए। ये हमने एबीसी टाइप का कुछ ले लिया, 0 1 2 2 -1 3 एंड द थर्ड वन इज 1 -3 1। हम तो सिर्फ अपना काम करेंगे। मान लिया कि हमने पीए निकाल दिया, तो पीए की लेंथ निकालेंगे हम, कितना आएगा बोलो, 2 - 0 का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता आप 0 - 2 करें या 2 - 0 करें। 2 माइनस, सॉरी ए बी ले रहे ना, हाँ पीए क्यों कहेंगे हम, ए बी, ठीक है ना, ए बी हो गया। 2 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। देखो लेंथ कितनी आई हमारी, ये अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 और ये 1 का स्क्वायर दी, तो 9 का कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही हम बीसी निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ बीसी निकालिए, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा हमारा बोलो, अंडर रूट 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 3 2 2 का स्क्वायर 4 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4, कितना आंसर आ गया 3। बिल्कुल सही। ए बी और बीसी एक्चुअली में अपने आप ही बराबर आ गए। हमें पता नहीं था कि ए बी और बीसी बराबर आने वाले हैं, पर अगर दो साइड की लेंथ बराबर आ गई, ये क्या प्रूव करता है, हेंस इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन ये नहीं प्रूव करता कि ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल के लिए हम क्या करेंगे, एक और लास्ट साइड और निकाल के देखेंगे, सी ए अंडर रूट 1 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -4 का 16 -1 का 1 अंडर रूट 18, ठीक है। अब देखो अगर ये राइट एंगल है तो इट शुड फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग लगा के देखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो ए बी कितना आया था हमारा, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ गया 9 + 9 कितना हो गया 18। और यहां जो हमारा सी ए का स्क्वायर आया था वो कितना हो गया था 18, सी ए इक्वल टू रूट 18 स्क्वायर कर दिया तो ये क्या आ गया सी ए स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। इट मींस ये थ्योरम फॉलो करता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, विच इज द कंडीशन ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल, तो अगर ये थ्योरम को फॉलो कर रहा है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है, इट मींस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि आइसोलिसिस भी है और राइट एंगल भी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, हमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए, ना कि उसका डेरिवेशन हमें चाहिए। हम कैसे समझे सेक्शन फॉर्मूला को, सपोज करो ए और बी दो पॉइंट हैं, जहां मैंने इनको पॉइंट बोला तो मैं इनको पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में एज्यूम कर सकता हूं, ओ ए और ओ बी, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं इनके। लेट अस सपोज दिस पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल लेटर ए एंड दिस वन इज लेटर बी, ठीक है। अगर एक पॉइंट सी इन दोनों के बीच में कहीं पर किसी एक रेशियो m/n में डिवाइड करता है, तो हम सी का पोजीशन वेक्टर क्या ले लेंगे, ये ओसी। सपोज दिस इज वेक्टर सी। तो हमने पूछा बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम क्या लिखेंगे, ओसी वेक्टर इज इक्वल टू या फिर सी वेक्टर इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, इस रेशियो को अंडे में लिखना है
और इस वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा एम बी प्लस इस रेशियो को अंडे में लिखना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा एन ए अपॉन सम ऑफ बोथ द अंडास, जो अंडा हमने लिखे थे यहां पे, तो एम प्लस एन। आप सी वेक्टर भी कह सकते हो इसको। ये सेक्शन फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म मतलब जब हमने वेक्टर के फॉर्म में इसको दिया हुआ है। अगर मैं इन पॉइंट्स को कुछ ऐसा सपोज कर लूं x1 y1 एंड z1, इस पॉइंट को सपोज कर लूं x2 y2 z2, मतलब कार्टेशियन में जा रहे हैं हम, ठीक है। और ये जो सी वेक्टर है इसको कुछ सपोज कर लिया x y एंड z, ठीक है। अब हमने कहा सेक्शन फॉर्मूले में इसको लिख के दिखाओ, जिसे हमें क्लास 10th में लिखने की आदत थी। तो हम x कोऑर्डिनेट को अलग लिखेंगे, तो x कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा m इंटू इस वाले के साथ इसका क्रॉस में अपोजिट में, ये रेशियो यहां जाएगा, ये रेशियो यहां जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n। z इक्वल टू m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। तो आप देख रहे हैं ये था वेक्टर फॉर्म, ये उसका कार्टेशियन फॉर्म इंडिविजुअली। 9th 10th में हम लोग ये दो निकालते थे, बस एक z एक्सिस हमने और बढ़ा दी। जब कोई पॉइंट सी ए बी को इनके बीच में कहीं डिवाइड करता है तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन। लेकिन अगर यही पॉइंट ए और बी को कोई बाहर डिवाइड कर रहा हो लाइक दिस, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा x1 y1 z1 और ये पॉइंट हमारा x2 y2 z2 और ये पॉइंट xy z। अब रेशियो का खेल समझो, इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल डिवीजन। रेशियो पहले एक पॉइंट से जहां तक हमने डिवाइड किया वहां तक का रेशियो m होना चाहिए, और फ्रॉम द डिवीजन पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट ये कितना होना चाहिए? n। तो हम क्या कहेंगे कि a से लेके ये c पॉइंट तक का रेशियो m और c पॉइंट से लेके यहां तक का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? n। तो हम इसको कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे, बस प्लस किए गए माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम x इक्वल टू, देखो हम रेशियो ये ले रहे हैं तो आएगा m, ठीक है, और जहां तक डिवाइड किया उसके बाद क्रॉस वाला यानी कि दूसरा पॉइंट कौन सा जाएगा? ये x2 माइनस n, इसके क्रॉस में ये जाएगा तो क्या आएगा? nx1 अपॉन m माइनस n। y इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, एंड z इक्वल टू mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। ये इंटरनल डिवीजन और ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। सेक्शन फॉर्मूले से ही हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला बना है, समझते हैं कैसे। सपोज करो a और b दो पॉइंट हैं, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, और मिड पॉइंट c है जिसको हमने क्या मान लिया? x y z। हम किसे कहेंगे मिड पॉइंट? मिड पॉइंट वो होता है जो 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। हमने इन सबको अंडरलाइन कर लिया, देखो सारे x कोऑर्डिनेट अंडरलाइन कर लिए और बीच वाला x कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x। इसके साथ इसके x का मल्टीप्लाई यानी 1 इंटू x2 प्लस इसके साथ इसके x का मल्टीप्लाई यानी 1 इंटू x1 अपॉन दोनों अंडों का सम यानी कि 1 प्लस 1। तो यह आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली y हमारा आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, z इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2। अगर मैं इनको पोजीशन वेक्टर ले लेता, सपोज इसे मैं वेक्टर a के फॉर्म में लिख रहा हूं और इसे पोजीशन वेक्टर b के फॉर्म में लिख रहा हूं, इन दैट सिचुएशन हम ये c पोजीशन वेक्टर लिखेंगे कैसे? इसके साथ इसके पोजीशन का वेक्टर का मल्टीप्लाई 1 इंटू बी प्लस इसके साथ इसके मल्टीप्लाई तो आएगा 1 इंटू ए अपॉन 1 प्लस 1। तो वेक्टर c इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये होती है वेक्टर फॉर्म, और जब हम इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट लिखते हैं
तो हमारा होता है कार्टेशियन फॉर्म। तो ये मिड पॉइंट का हमें यूज करना आना चाहिए। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो हमने एक्स को याद कर लिया, अगल धन बगल अपॉन 2। इससे क्या बेनिफिट होता है कि याद करना आसान है और हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। सपोज करो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, -1 2 3 एंड 7 6 7। अब मैंने पूछा बताओ इसका मिड पॉइंट क्या है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x y z, x जो कि बीच में है। अब अगल में देख लो कौन है, -1, और बगल में x देख लो कौन है, 7/2। कितना आंसर आ गया, 3। y इक्वल अगल में देखो 2 + 6, देखो ये y अपॉन 2, 8/2 कितना आ जाएगा, 4। z इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 3 + 7/2 कितना आ जाएगा, 5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3 4 5। तो हम इसको, ये तो लिख के दिखाने का तरीका ठीक है, पर हमें ऑलरेडी दिमाग में इतनी फास्ट कैलकुलेशन चलती है कि हम लिख लेते हैं -1 + 7/2, 2 + 6/2, 3 + 7/2। तो इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है हमारी, फटाक से में हमारा आंसर आ जाता है। तो अभी हमें आगे चल के धीरे धीरे इस मिड पॉइंट फॉर्मूले का अलग अलग वेराइटी से यूज भी करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। चलिए अब हम सेक्शन फॉर्मूले को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। Find the coordinates of the point which divides the join of this point and this point in the ratio 2:3 internally and externally। तो पहले बेटा इंटरनल डिवीजन से समझते हैं हम। सपोज करो हमने ये दो पॉइंट बना लिए P और Q। P के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 - 1 4। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 3 2। और लेट अस सपोज R एक पॉइंट है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अगर ये पॉइंट P और Q के बीच में कहीं है तो इंटरनल, और P और Q के बाहर है तो एक्सटर्नल। तो हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, x y z। ठीक है, अब इसके x कोऑर्डिनेट को अंडरलाइन कर लो, और अगर हमें x फाइंड करना है तो इसके साथ अंडे में x की कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई है, 2 × 4 प्लस, ध्यान रखना इंटरनल डिवीजन में प्लस, एक्सटर्नल में माइनस। तो ये आ जाएगा 3 × 2 अपॉन, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई किया, 2 + 3 कितना आ गया, 4 2 8, 8 + 6 14, 14/5। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, 2 × 3 प्लस, देखो इसके y का मल्टीप्लाई डबल अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, 2 × 3 प्लस 3 × यहां का y कोऑर्डिनेट कितना है, -1 डिवाइड बाई दोनों अंडों का टोटल, 2 + 3, अंडे अंडे जुड़ गए। तो कितना जाएगा, 6 - 3 कितना जाएगा, 3/5। z कोऑर्डिनेट इसके साथ इसके z का मल्टीप्लाई, 2 × 2 प्लस 3 × अब इसके z का मल्टीप्लाई 4 अपॉन दोनों अंडों का टोटल कितना जाएगा, 6 + 4 सॉरी 12 + 4 16, 16/5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा, बोलो आंसर कितना आया, 14/5, 3/5 एंड 16/5। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करना है आपको, देखो एक्सटर्नल डिवीजन में हम क्या करेंगे, ये पॉइंट देखो P और Q। अब P से लेके कोई एक पॉइंट R तक का रेशियो 2 और R से लेके यहां Q तक का रेशियो 3। ऐसा कैसे हो सकता है कि P रेशियो PR बड़ा हो और मतलब छोटा हो और RP बड़ा हो जाए। तो इट मींस ये 3 जो हम ले रहे हैं वो एक्चुअली हमें रिवर्स में लाने की कोशिश कर रहा है, पर हमारा पर्पस क्या है, सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन को अप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं अभी रेशियो पे, इस पे बहुत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड का ही जो है वीडियो लेक्चर बना रहा हूं। तो ये आ जाएगा 4 3 2, और ये हमने क्या सपोज कर लिया, x y z। ठीक है, सारे x अंडरलाइन कर लो। क्रॉस पॉइंट देखना सीखो, इस रेशियो का क्रॉस पॉइंट ये होता है और इस रेशियो का क्रॉस पॉइंट ये होता है, जो डायग्राम मैंने बना रखा है। मींस अगर हमें x निकालना है तो इस अंडे के साथ इसका मल्टीप्लाई 2 × 4 माइनस, अब प्लस नहीं लेना है, माइनस ये हमारा क्या जाएगा, 3 × 2, 3 × इसका क्रॉस पॉइंट ये है 2 - 3 कितना आ जाएगा, 8 - 6 अपॉन -1 कितना आ गया, 2 अपॉन दिस -1 -2। y कितना आ जाएगा हमारा, 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करो, 2 और इसके साथ y का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 -3 के साथ यहां का मल्टीप्लाई करो, 3 × -1 अपॉन
2 माइनस 3 कितना जाएगा 6 प्लस 3 अपॉन -1 यानी कि -9। ठीक है, z कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारा 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 माइनस 3 के साथ यहां का मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 4 अपॉन 2 माइनस 3 4 माइनस 12 बाई -1 ये कितना आएगा -8 और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 8। तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2 -9 और 8। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल था, 9th 10th में भी रहता है, बस वो 2 डायमेंशन में था, ये 3 डायमेंशन में। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। सेक्शन फॉर्मूला का अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द XY प्लेन। बच्चों पहले XY प्लेन को समझो, एक कागज की तरह समझो कि ये कोई XY प्लेन है, ठीक है, और इस तरफ कोई एक पॉइंट है, इस तरफ एक कोई पॉइंट है, और ये हमने इनको मिला दिया आर पार। ठीक है, ये कुछ भी मान लो P और Q। ठीक है, अब बात अगर हम XY प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब ये X एक्सिस ये Y एक्सिस, तो इसमें Z एक्सिस तो है ही नहीं हमारी, तो ये कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे हम x, y, 0, क्योंकि z एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है, प्लेन x और y है, तो x और y तो रहेगा, लेकिन इसमें z एक्सिस नहीं रहेगी, तो z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे 1 2 3, और ये पॉइंट क्या होंगे हमारे -3 4 -5। अब लेट अस सपोज कि इसको ये किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ध्यान रखना हम रेशियो अक्सर क्या लेते हैं m/n, हमारा आंसर तो m/n ही आना है, बट अगर मैं दोनों तरफ n का डिवाइड कर दूं तो ये हमारा एक सिंपल रेशियो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और n/n को मैं कोई एक लेटर ले लूं लैम्डा, यानी कि λ/1। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमसे रेशियो पूछा जाए और अगर हम उसको λ/1 ले लें तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि रेशियो जो है हमने एक सिंगल वेरिएबल में ले लिया, जबकि लैम्डा की वैल्यू आएगी क्या, लैम्डा है तो m/n ही ना, रेशियो ही तो है। तो इट इज क्वाइट बेटर टू टेक द रेशियो λ/1 इंस्टेड ऑफ m/n। So let us suppose the XY plane is dividing these two joints in the ratio λ/1। अब हमें पुरानी कहानी पे चलना है, इसके साथ में इसके x का मल्टीप्लाई, इसके साथ में इसके x का मल्टीप्लाई, तो हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो हम x क्या लिखेंगे बोलो लैम्डा इंटू ये वाला पॉइंट, सॉरी λ/-3, ये प्लेन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, λ/-3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन λ+1। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा λ/4 y कोऑर्डिनेट लेना है, प्लस 1 इंटू 1 के साथ इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो क्या जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन λ+1। z कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा, z कोऑर्डिनेट λ/-5 प्लस 1 इंटू इस 1 के साथ इसके z का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3 अपॉन λ+1। इंटरनल डिवीजन ले लिया हमने, क्योंकि z कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 0 है, तो हम इसको 0 ले लेंगे ना, 0 इक्वल टू -5λ+3 अपॉन λ+1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -5λ+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 3/5। याद रखना अगर लैम्डा कभी भी पॉजिटिव आए ग्रेटर देन 0 तो आंसर होता है इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना, और अगर लैम्डा कभी भी नेगेटिव आ जाए तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो हमारा आंसर क्या आया इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब रेशियो आ गया और लैम्डा आ गया, तो बाकी x और y क्यों नहीं निकाल सकते, तो यहां रख देंगे ना x की वैल्यू। अब देखो क्या आएगा, लैम्डा की जगह क्या रखो 3/5 इंटू -3 प्लस 1 अपॉन 3/5, नीचे दिख नहीं रहा होगा शायद, अपॉन डायरेक्ट कर दे रहा हूं 3/5 प्लस 1, 3/5 प्लस 1, तो ये कितना जाएगा -9/5 प्लस 5/5 अपॉन 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8/5, ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा -4/8 यानी कि -1/2। तो x कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ जाएगा -1/2, और y कोऑर्डिनेट देखो यहां कितना जाएगा
रखो यहां 3/5 इंटू 4 प्लस 2/3/5 प्लस 1, 12/5। अब 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 लिख दूं, 12 प्लस 10 22/5 डिवाइड बाई 5, इसके अपॉन 1 लिख दूं, 3 प्लस 5 8/5, कैंसिल, कितना आ गया 22/8। तो हमने देखा एक्स कोऑर्डिनेट -1/2 और उसको और सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा 11/4, 2 से कट कर दिया तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया बोलो, ये पॉइंट हमारा आ गया ना, एक्स वाई और 0। एक्स की वैल्यू कितनी आई -1/2, वाई की वैल्यू कितनी आई 11/4 और जेड कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 है ही। तो ये पॉइंट है जो इनको λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और चूंकि इन्होंने पूछा हमसे सिर्फ रेशियो था तो हमारा क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया था, पर मैंने आगे सॉल्व करके पूरा ये पॉइंट फाइंड करके भी दिखा दिया कि अगर हमसे पॉइंट पूछ लेते हैं तो हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं, रेशियो निकालने का, लैम्डा निकालेगा तो इनमें रख देंगे। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। सेक्शन फॉर्मूला का ही ये तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से। The midpoints of the sides of a triangle are given this. Find its vertices. क्या निकालेंगे इसका सॉल्यूशन हम समझते हैं। हमने एक ट्राइंगल मान लिया ABC, ठीक है, ABC, और इनके मिड पॉइंट्स हमें गिवन है, ये मिड पॉइंट्स हैं, कुछ भी मान लीजिए आप DEF, ठीक है। सपोज करो ये पॉइंट D है जो कि मिड पॉइंट गिवन है 1 5 -1 and another point is 0 4 -2 and the third one F is given to us 2 3 4. Let's suppose x1 y1 z1 are the coordinates of A, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और C के कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। अब देखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। इनको हमने क्या किया, आपस में रिलेट किया अगल धन बगल अपॉन 2 से। तो हम क्या करेंगे 1 इक्वल टू लिखेंगे x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपॉन 2। यहां से हमारी इक्वेशन आ जाएगी x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। सपोज ये इक्वेशन 1 है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन हम ले लेंगे यहां से 5 इक्वल्स टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। यहां से y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। ऐसे ही -1 इक्वल टू हम क्या ले लेंगे z2 प्लस z3 अपॉन 2 और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी z2 प्लस z3 इक्वल टू -2। ये इस तरह से हमारी 3 इक्वेशन बन गई यहां से। सिमिलरली हम यहां से भी इक्वेशंस बना सकते हैं। यहां से देखो E मिड पॉइंट है तो यहां से हमारा क्या बनेगा x1 प्लस x3 अपॉन 2, E के लिए रेस्पेक्ट में क्या गिवन है हमें 0, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारी। ऐसे ही y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू में 4 है तो इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही यहां से z1 प्लस z3 अपॉन 2, z1 प्लस z3 अपॉन 2 इक्वल टू -2, तो -2 का डबल -4, ये इक्वेशन 6 हो गई हमारी। यहां से भी हम निकालेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें 2, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू हो जाएगा 4। सेवेंथ इक्वेशन, इसका डबल करते जाएंगे है ना, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 3 है तो कितना हो जाएगा 6, ये हमारी 8th इक्वेशन हो गई। ऐसे ही z1 प्लस z2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और इसका डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये हमारी 9th इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें हमारी x1 x3 की टर्म में गिवन है, फर्स्ट, यहां से आइए फोर्थ और यहां से आइए आपकी सेवेंथ। ये 3 इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, x2 प्लस x3 बाई x2 प्लस x3 इक्वल टू 2,
सेकेंड इक्वेशन x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, और ये गिवन है आपको x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4। फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवेंथ, तीनों ही इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। x1 क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, 2 कॉमन आ गया, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3। ये हमारी 10th इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर वैल्यूज रखनी है। x1 प्लस x2 की वैल्यू देखो यहां पर कितनी है, इस इक्वेशन से देख लो 7 से कितनी है 4, तो 4 यहां रखेंगे तो 4 प्लस x3 कितना आ जाएगा हमारा 3, तो x3 कितना आ गया हमारा बोलो -1। ऐसे ही हम x2 प्लस x3 की वैल्यू यहां से रख सकते हैं 2 प्लस देखो x2 प्लस x3, इसकी जगह हमने 2 रखा। अब हमारे पास क्या बचा, x1 बचा, ये x1 लिख दिया, इक्वल्स टू में कितना है हमारा 3, तो यहां से x1 कितना आ गया हमारा 1। ऐसे ही हम नेक्स्ट वैल्यू कौन सी रखेंगे, हमारे पास x1 आ गया, x3 आ गया, एक काम करो x1 को यहां रख दो 1 और x3 को यहां रख दो -1। देखो 1 प्लस x2 और x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया, x2 कितना आ गया हमारा 3। तो देखो हमारे पास x1 आ गया, x3 आ गया और x2 आ गया, ये तीनों वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से हम y वाली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखो ये कितना है y2 प्लस y3, ये भी ऐड हो जाएंगी हमारी किस तरीके से, बिल्कुल सिमिलर मेथड से। कौन कौन सी इक्वेशन ऐड होंगी हमारी, सेकेंड प्लस सेकेंड 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 फिफ्थ प्लस और y के टर्म्स में ये हमारी 8th। ठीक है, 8th वाली भी हमारी तीनों ऐड हो जाएंगी, तीनों ऐड हो जाएंगी तो y1 प्लस y2 प्लस y3 हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये है हमारा 10, ठीक है, और ये हमारा 8, तो कितना हो गया 18, और ये हमारा कितना है 6। 10 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 24, और उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, सिमिलर मेथड से। अब यहां से देखो y1 प्लस y2 की जगह यहां पर आप 10 रख दो, y2 प्लस y3 सॉरी y2 प्लस y3 की जगह 10 रख दो, तो यहां जैसे ही आप 10 रखोगे तो y1 प्लस 10 इक्वल टू 12, तो y1 कितना आ गया हमारा 2। ऐसे ही यहां से y1 प्लस y3, y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे हम 8 प्लस y2 इक्वल टू 12, तो y2 कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब y1 पता है y2 पता है, यहां पर रख दो ना इस वाली इक्वेशन में, y1 कितना है हमारा बोलो 2, और y2 कितना है हमारा बोलो 4, और y3 पता नहीं, वही पता करना इक्वल टू 12, तो y3 कितना आ गया हमारा 6। तो इस तरह से हमने सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब देखो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होने चाहिए सॉरी, x1 y1 z1, x1 कितना है हमारा बोलो, x1 इज 1, y1 इज 2, ओके, z1 हो अभी z का काम तो बाकी रह गया भाई, z तो हमने सॉल्व भी नहीं किया, चलो z1 वाला भी सॉल्व कर देते हैं। यहां पर समस्या देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जगह 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 जगह, चलो यहां देख लो, z1 प्लस z2 प्लस z3 इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। देखो ये है -2, ये -4 कितना हो जाएगा, -2 -4 -6, -6 और 8 कितना हो जाएगा, -6 और 8 कितना होगा 2, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 1। अब देखो z2 प्लस z3 की वैल्यू, z2 प्लस z3 यहां रख देंगे, z2 प्लस z3 कितना रखेंगे -2 यहां रखेंगे, वहां जाएगा तो z1 आ जाएगा हमारा 3। ऐसे ही z1 प्लस z3 यहां रख देंगे, z1 प्लस z3 कितना हमारा -4 वहां रखेंगे तो z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, अब ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 5, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, तो z3 कितना हो जाएगा हमारा बोलो, z3 हो जाएगा हमारा, देखो 3 प्लस 5 8 उधर गया तो कितना हो जाएगा -7, 3 प्लस 5 z1 प्लस z2 3 प्लस 5 8 उधर चला जाएगा तो -7 हो गया। तो इस तरह से z1 z2 z3 भी आ गया, तो z1 देखो आपका कितना आ गया 3,
तो पॉइंट आ गया आपका ये 1 2 3। ये देखो कितना आ गया x2 y2 z2, यहां पर x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, x2 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 इज 3, x2 इज 3 एंड y2 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 इज 4, y2 इज 4 वहां लिखा है उसको लेके देखो, y2 इज 4 और z2 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 ये आ गया हमारा कितना आ गया 5, तो ये आ गया 3 4 5। ठीक है, अब बच्चा ये लास्ट वाला कोऑर्डिनेट आपका x3 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 यहां भी नहीं है, ये है x3 कितना है -1 -1, y3 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 वहां है 6, y3 इज 6 और क्या बचा हमारा z3 z3 यहां पर है कितना है हमारा -7। तो इस तरह से मिड पॉइंट गिवन होंगे और आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बट एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए वीडियो में इसको डिस्कस करना जरूरी समझा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ ही इसको पहले आप कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप सोचेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन आराम से कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, पर आपको अगर आप कॉपी पे इसको लेके करेंगे तो 100% हो जाएगा। बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है, बस उनको एक पैटर्न में सॉल्व करना है। क्लास 9th में 2D में भी ऐसा क्वेश्चन है, पर उसी का हायर वर्जन कर दिया तो 3D में आ गए हम 12th में। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। अब हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। सपोज कीजिए हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और ये है x3 y3 z3। अगर मैंने एक मीडियन ड्रॉ की, आप समझ रहे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, यहां से एक मीडियन ड्रॉ की और यहां से एक मीडियन ड्रॉ की, ठीक है, डी ई एफ, तो तीनों पॉइंट तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एंड दैट इज डिनोटेड बाय जी। मान लिया कि ये सेंट्रॉइड हमारा एक्स वाई जेड है। आपको पता होना चाहिए क्लास 9th की थ्योरम है कि ये 2:1 में वर्टेक्स से रेशियो 2 और ये रेशियो 1 रहता है। ऐसे यहां से देखेंगे तो 2:1 और ये रहेगा 2:1। डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सपोज कर लो कुछ भी इसके मिड पॉइंट पहले हम निकालेंगे, डी के नहीं सॉरी डी का मिड पॉइंट तो हम यहां से निकाल लेंगे x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2 एंड z2 प्लस z3/2। ठीक है, अब हमें x y z फाइंड करना है, तो देखो इस 2 का मल्टीप्लाई हम इस वाले के साथ करेंगे क्योंकि हम सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हम बीच का कोऑर्डिनेट x ले रहे हैं इंटरनल डिवीजन के टाइम, तो 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन सम ऑफ बोथ द अंडा रेशियोज। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस y3/3। सिमिलरली हम y निकाल लेंगे, y इक्वल टू 2 इंटू y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। मिड पॉइंट के टाइम पे अपॉन 2 आता था, सेंट्रोइड के टाइम पे अपॉन 3 आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 3 -1 0 5 6 7 -2। हमने कहा इसका सेंट्रोइड निकालो, तो ये जो फॉर्मूला लगा लिया हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। इसको हम ले लेंगे एक्स वाई जेड। एक्स हमारा क्या आएगा, सारे एक्स को ऐड करते जाओ, देखो मैं राइट टिक का निशान लगाता हूं ताकि भूल चूक ना हो। 1 प्लस -1 प्लस 6 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 2। y कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 0, देखो y फिर y प्लस 7 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 3। z इक्वल टू ये सारे z वाले कोऑर्डिनेट ऐड करो, 3 प्लस 5 प्लस -2 अपॉन 3, 8 माइनस 2 6 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 2। तो सेंट्रोइड हमारा आ गया 2 3 2। तो सेंट्रोइड के फॉर्मूले का भी सेक्शन फॉर्मूले से अगर डेरिवेशन आ जाए तो यहां से कर लीजिए, और सिंपल क्वेश्चंस आएंगे तो यहां से हो जाएंगे। फिर एक और पार्ट बनाएंगे हम, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
तो प्लीज इसका अभी आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी गिवन दैट दिस एंड दिस। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स ए और बी, दो पॉइंट्स गिवन हैं 2 1 -3 एंड 5 -8 3। सी और डी ये कोई पॉइंट है जो इनको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ट्राइसेक्ट हो गया। अगर आप ए से लेके डी तक देखेंगे तो ये रेशियो हमारा 2 हो जाएगा, 1 + 1। अब हमें सपोज करो ये पॉइंट मान लिया हमने एक्स वाई जेड, तो पहले हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू इस 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रेशियो हम 2 लेके चलेंगे, x से x के साथ मल्टीप्लाई 2 × 5 प्लस ये रेशियो हमारा 1 है, इस 1 का इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई 1 × 2 हो जाएगा, अपॉन में सम ऑफ बोथ द अंडर्स 2 + 1। आंसर कितना आ गया? 10 + 2 12/3। कितना आंसर आ गया? 4। ऐसे ही y निकाल लेंगे हम। y कैसे आएगा? 2 × -8, क्योंकि 2 के साथ y का कोऑर्डिनेट, प्लस 1 × 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई, अपॉन 2 + 1 कितना आएगा? -8 दूनी 16, -16 + 1/3 -15/3, तो कितना आ जाएगा? -5। ऐसे ही हम z निकाल लेंगे। z क्या आ जाएगा हमारा? 2 के साथ z का कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई 2 × आप देख रहे हो यहां z का कोऑर्डिनेट कितना है? 3 प्लस 1 के साथ यहां के z कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई, तो 1 × -3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 कितना आ जाएगा? 6 - 3 3/3। कितना आंसर आ गया? 1। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया? 4 -5 एंड 1। 4 - 5 एंड 1। अब हमें ये फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के 2 टेक्निक हो सकते हैं। हम इस रेशियो को मिटा दें, इसको 1 रेशियो ले लें, इसको 2 रेशियो ले लें और सेम मेथड से निकाल लें, या फिर 1:1 का रेशियो है तो क्यों ना हम ए और डी का मिड पॉइंट मान लें इसको, और अगर हम मिड पॉइंट मान लेंगे तो ज्यादा आसानी से निकाल लेंगे। सपोज ये पॉइंट हमारा x1 y1 और z1 है, x1 y1 एंड z1, तो हम x1 कैसे निकालेंगे? अगल धन बगल अपॉन 2, तो अगल में कौन है? 2 प्लस बगल में कौन है? 4 अपॉन 2 कितना आ गया? 3। y1 कितना है हमारा? अगल में कौन है? 1, बगल में कौन है? -5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? -4/2 -2। z1 कितना आ जाएगा हमारा? -3 ये z वाला, और वहां पर +1 अपॉन 2 -2/2 -1, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3 - 2 एंड -1। तो इस तरह से ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन भी काफी हद तक पूछा जाता है। तो टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। अब हम समझते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का मेन कॉन्सेप्ट, जिस पे फोकस्ड हमारा वीडियो है, और ये सारी चीजें उसमें हमें यूज करनी पड़ती हैं। देखो ये 3D में मैंने कुछ ड्रॉ किया है, ठीक है। ये एक पॉइंट P है, x y z। अब आप इसको समझो, जब मैं तीनों एक्सेस यूज कर रहा हूं x y और z, तो आप समझिए ये हमारा x है और ये हमने P का पोजीशन वेक्टर मान लिया, वेक्टर r, OP वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P, या फिर r वेक्टर। ये कंपोनेंट जो हमारा वेक्टर है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और ये z के साथ हमारा क्या एंगल बना रहा है? गामा। z के साथ देखने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप x ऐसे में जाते हो, y एक्सिस जाते हो, और z यहां पर मार्क कर देखो, यहां से दिख रहा होगा, तो यहां से आते हो। चूंकि पॉइंट हवा में है, तो ये पॉइंट जब हवा में है, तो सपोज करो ये पॉइंट है, तो ये x के साथ, y के साथ और z के साथ तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, जिसे हमें ड्रॉ करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। 2D प्लेन में हम पढ़ाते हैं इसलिए। तो अगर हम इनके एंगल अल्फा बीटा गामा ले लें, तो क्या आर वेक्टर के हम कंपोनेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल। आर का देखो ये प्रोजेक्शन आ जाएगा, आर का एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा? आर कॉस अल्फा। ठीक ऐसे ही अगर हम आर का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले ले और ये एंगल बीटा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? आर कॉस बीटा, जिसे हम वाई कह सकते हैं क्योंकि ये हमारा वाई है ना। ऐसे ही आर का, चूंकि ये 3rd डायमेंशन में है, तो यहां पर प्रोजेक्शन z एक्सिस पे भी आ जाएगा, ये वाला हमारा, तो ये प्रोजेक्शन हमारा कितना आ जाएगा? आर कॉस गामा
जो कि हमारा z ही है। अब आप समझिए किसी कोने से अगर हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, किसी कॉर्नर से ऐसे पकड़ के 3 डायमेंशन में लाइन पकड़ ली, जो कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के साथ गामा एंगल मतलब अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन तो इसकी फिक्स हो गई ना, ये एक्स और वाई और जेड एक साथ अपने एंगल को बदल थोड़ी सकता है। तो इसीलिए कॉस अल्फा को हम लोग बोलते हैं एल, कॉस बीटा को हम बोलते हैं एम, और कॉस गामा को हम बोलते हैं एन। ठीक है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल टू एन। हालांकि प्रोपोर्शनल होता है तो वो प्रोपोर्शनल को हटाने का साइन कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो हम ऐसे यूज करेंगे तो जल्दी समझ पाएंगे। तो हमारे पास जो x है वो कितना है, r cos अल्फा, जिसे हम एल आर कह सकते हैं। y कितना है, r cos बीटा, जो हमारा कितना हो जाएगा एम आर, और z कितना है r cos गामा, तो ये हो जाएगा एन आर। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम निकालना सीख ही चुके हैं। ये हमारा ओरिजिन है 0 0 0, तो हम ओपी के मॉड की बात करें या फिर आर की बात करें तो ये कितना आएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर करके सम कर दूं इन तीनों का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 1। This is the very very important condition for a point being in a particular octant। मतलब इस कमरे के अंदर अगर किसी पॉइंट को होना है तो उसके लिए उसको ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एल क्या है हमारा, कॉस अल्फा, तो हम ये भी कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 होगा तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा उस कमरे के अंदर, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है ये। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है कि साइन के टर्म में प्रूफ करो, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। 1 से 1 हरिओम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इस तरीके से ये आपका आ जाएगा 2। तो कुछ भी आपको प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं। वैसे तो ये रिलेशन है जो हमें याद रखना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये प्रूफ करने के लिए दे दो, कोई प्रॉब्लम ही क्या है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आखिर एल एम एन क्या है, इन्हीं को बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोला इनको डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि डायरेक्शन को कॉस के टर्म्स में लिया गया। ऐसा नहीं है ये डायरेक्शन साइन है, ऐसे ही डायरेक्शन टेन भी हो सकता है, बट पूरे यूनिवर्स में, पूरे मतलब हम लोग एक सिस्टम के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना जिसे याद करना, लर्न करना और अपनी बात को कहना इजी हो जाए, इस वजह से डायरेक्शन कोसाइन टर्म दिया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये डीसीज हो गए हमारे पास। तो एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, डीसीज। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं फिर, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को समझना है तो पहले इसी क्वेश्चन को फिर से समझना पड़ेगा। यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और यहां ले लिया बी, ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ए बी सी डी बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। तो हमने बहुत सारे पॉइंट ले लिए, ए बी सी बहुत सारे पॉइंट ले लिए। अब यहां समझना, एवरी टाइम आई एम सेइंग पॉइंट नॉट ए वेक्टर। पॉइंट का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। पॉइंट का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। इट मींस किसी रेफरेंस फ्रेम ओ, जो कि पोजीशन वेक्टर स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप समझ सकते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं। तो क्या ये वेक्टर के टर्म में नहीं लिखे होंगे, बिल्कुल लिखे होंगे, बट होंगे तो पॉइंट ना। ये इस वेक्टर के लिए थोड़ी डिनोट किया है मैंने। ये वेक्टर अगर मैं ले रहा हूं तो इस वेक्टर के लिए एबीसी थोड़ी है,
इस वेक्टर के लिए तो ऐसा कुछ हो सकता है, मैं ए बी लिख दूं, मैं बी सी लिख दूं, मैं सी ए लिख दूं, तो ये मैं इसके लिए वेक्टर ले सकता हूं। तो अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं x1 y1 z1, x1 y1 z1, इसको ले लूं x2 y2 z2 और c3 को ले लूं x3 y3 z3, ठीक है। और मैं कहूं कि ए बी वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं ए बी वेक्टर का मतलब क्या लिखूंगा, ओ बी माइनस ओ ए। OB माइनस OA कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अगर आप AB की जगह BA लेते तो ये x1 माइनस x2 होता, y1 माइनस y2 और ये z1 माइनस z2। सिमिलरली हम BC भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो अंतर क्या आएगा, ये जो वेक्टर हमारा AB आ जाएगा, AB वेक्टर में और A पॉइंट और B पॉइंट में अंतर है, देखने में एक जैसे लगेंगे, फील एक सा होगा, पर दोनों में अंतर होगा क्योंकि ये पॉइंट है और ये पूरा का पूरा वेक्टर है जो कि इसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा। इसको ऐसे नहीं समझो, इसको एग्जाम्पल से समझो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना है डायरेक्शन रेशियोज, ये जो मैंने लिखा ना, ये डायरेक्शन रेशियोज है। किसी भी पॉइंट के लिए डायरेक्शन रेशियोज बहुत इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन ये हमेशा किसी भी एक वेक्टर के लिए क्या होते हैं, यूनिक। और डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं ये हो सकते हैं हमारे इनफाइनाइट, इनकी कोई कमी नहीं। जैसे हमने कहा ये कोई पॉइंट ले लिया 1 1 1, दूसरा पॉइंट ले लिया 2 2 2 और तीसरा इसी पे कोई पॉइंट ले लिया 3 3 3, एबीसी ले लिया, एबीसी, ये पॉइंट बोला ना मैंने। तो अगर मैं ये बोलूं कि ओए वेक्टर का मतलब क्या होना चाहिए, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओबी वेक्टर का मतलब क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हुआ ना। तो ये पॉइंट्स है, यहां पर भी आई जे के लिखा है, बट ये वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर तो है लेकिन ये वेक्टर नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये वेक्टर अभी डिनोट नहीं हो रहा। तो पहले ये वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ दीज पोजीशन वेक्टर्स। तो अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूं तो हम क्या निकालेंगे, बोलो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है। अगर मैं ए सी वेक्टर की बात करूं तो ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा 1 1 1 और ये हमारा आ जाएगा 2 2 2। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z, इस तरह से अगर आप किसी वेक्टर को निकालते हो तो ये सब इसके कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे, आप उनसे डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लो। ये भी लिखने में बिल्कुल यही है। एक्चुअली मैंने ऐसा एग्जांपल लगाया कि ओरिजिन भी मैंने इसी के रिस्पेक्ट में ले लिया, एग्जांपल ये सब बहुत सिंपल सा बना दिया, ओरिजिन से पास होने वाली, इसलिए आपका ये आंसर सेम आ गया। तो हमें समझना क्या है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये डायरेक्शन रेशियोज है। अगर मैं उल्टा निकाल दूं, bA निकाल दूं, यानी कि 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2, तो आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, वो भी डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज तो देखो ए बी हो चाहे ए सी हो चाहे बी सी हो या और कितने भी, तो एक लाइन पे करोड़ों पॉइंट है, करोड़ों पॉइंट है, तो डायरेक्शन रेशियोज तो उसके अलग अलग हो सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो मतलब किसी सिंपल वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट्स, तो जो कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन उसी लाइन, यही लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है तो ये यूनिक है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल नहीं बदल सकती, फिक्स लाइन है, फिक्स डायरेक्शन है, तो इसलिए ये हमेशा यूनिक रहेंगे और एक ही लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो बेसिकली इसको पहले समझना जरूरी है, ये रिलेशन समझना जरूरी है, उसके बाद ही चैप्टर के क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। मान लीजिए हमें एक वेक्टर गिवन है ए, अब मैंने वेक्टर वर्ड यूज किया, कोई पॉइंट नहीं लिया और इसको लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इस समय आई जे और के इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, याद रखना, कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर न कि पोजीशन वेक्टर, किसी वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? किसी भी एक वेक्टर। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एक वेक्टर ए है और ये मैंने ले लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये क्या है? ये डायरेक्शन रेशियोज है। ए बी सी ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है।
क्यों है ये डायरेक्शन रेशियोज? क्योंकि ये हमने एक वेक्टर लिया है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर नहीं लिया, ये वेक्टर लिया। मैं इसलिए यहां पर एरो के टिप के ऊपर इसको लिखता हूं हमेशा। अब अगर मैं ये कहूं कि इसका मॉड बताइए क्या होगा, तो मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, जो कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट वाले लेक्चर में हमने आपको समझाया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने बोला इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या लिख लेंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो ये आएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। ये इस और ये इन तीनों का आप स्क्वायर करके और सम करके बताइए मुझे क्या आता है। इसका स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट गायब हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। इसका देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे ये तो 1 आ गया, 1 आ गया, देख रहे हो ना, कैंसिल हो जाएगा ये। तो इट मींस ये एल एम एन है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन है। तो हमने आई कैप का कोफिशिएंट दिया उसको एल स्क्वायर, इसको एम स्क्वायर और इसको एन स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस स्थिति में आई जे और के कोफिशिएंट्स जो होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, ना कि डायरेक्शन रेशियो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेक्टर लिखा, एरो का टिप लगाया, मैंने लिखा ये वेक्टर ए है। तो अब बताइए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बताओ इसमें 2, 3, 4 ये क्या है? तो आपका तुरंत जवाब आएगा सर ये डायरेक्शन रेशियोज है। मैं पूछूंगा क्यों, आप कहोगे सर ये वेक्टर का साइन है ना इसलिए। वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने लिखा a कैप इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब आपको गौर करना है, ये 2, 3, 4 ये क्या है, क्या ये डायरेक्शन रेशियो है? अब आपका जवाब होगा नो सर। क्यों? ये डायरेक्शन कोसाइन है। कैसे पता चला डायरेक्शन कोसाइन है? सर आपने ए के ऊपर कैप लगा रखा है, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर में आई जे और के कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, यानी कि एल एम एन, न कि डायरेक्शन रेशियोज। और ये जो है ए बी सी ये डायरेक्शन रेशियो है क्योंकि ये वेक्टर है। तो लिखा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल वेक्टर लिखा है जैसे वहां लिखा था तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, जो कि हमने यहां से प्रूफ करके भी दिखाया। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में किसी वेक्टर में आइडेंटिफाई करना सीखिए पहले। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। अब हम कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन को समझते हैं। देखो एग्जाम्पल, मैंने कहा एक वेक्टर है ए 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बता ये 3 और -4 और जो 5 है, 3, -4 और 5 ये क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज। मैंने कहा कन्वर्ट इट इनटू डीसीज। तो फटाफट से आप क्या करना, मॉड ऑफ ए निकाल लेना, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 9 प्लस 16 प्लस 25 यानी कि 50 हो जाएगा अंडर रूट का, यानी कि 5√2। तुरंत निकालो यूनिट वेक्टर, डिवाइड कर दो 3/5√2 आई कैप माइनस 4/5√2 जे कैप प्लस 5/5√2 के कैप। बताओ एल कितना आया, 3/5√2, एम कितना आया -4/5√2, और n कितना आया, ये 5 से 5 कैंसिल कर दो, 1/√2। तो इस तरह से हमने डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर दिया। सेम अब इसी टाइप का दूसरा एग्जांपल समझते हैं।
दो पॉइंट हैं x1 कुछ भी -135 और ये है आपका 2 - 2 5 4। मैंने पूछा बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है। तो डायरेक्शन रेशियोज का मतलब होता है हमें इस वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। वेक्टर के बारे में तो पता नहीं है ना, क्योंकि हमने ये पॉइंट बोल रखा है। तो पॉइंट बोल रखा है यानी पोजीशन वेक्टर्स है। तो पहले इसको वेक्टर ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि ए बी वेक्टर या ए वेक्टर। तो हमारा ये पोजीशन वेक्टर था, तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से ए को सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 - -1 तो प्लस हो जाएगा 2 - -1 और ये -2 -3 और ये आ जाएगा 4 - 5। तो ये कितना आ जाएगा 3 - 5 और -1। अगर आपको सिर्फ वेक्टर ही करना है, आप बीए भी फाइंड कर सकते थे, डायरेक्शन रेशियोज तब भी आ सकते थे। तब हम यहां से यहां माइनस करते -1 -2, तो ये सारे कोऑर्डिनेट हमारे उल्टे आते। डायरेक्शन रेशियो ये दोनों ही सही है, ए बी के हिसाब से निकालोगे और बी ए के हिसाब से निकालोगे तो अपोजिट साइड। तो बोला ना किसी लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन नहीं। डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक होता है। तो सपोज कर लो हमने वेक्टर ए बी निकाल दिया, इसको हमने वेक्टर ए मान लिया, फिर बोला इनके डीसीज भी फाइंड करके दिखाओ, यानी दो पॉइंट गिवन है। अगर कह रहे कि इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ये हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिए। अब हमने आपसे डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए बोला, तो वही पुरानी कहानी है। हमारा वेक्टर क्या आ चुका है बोलो, वेक्टर ए कितना गया है 3i कैप -5j कैप -k कैप। मॉड ऑफ ए निकाल लो, √3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 1, √35 और यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो इसको, तो इसमें आ जाएगा 3/√35 i कैप -5/√35 j कैप और -1/√35 k कैप। इसमें क्या है, ये जो आ गया l, ये m, ये n आ गया। सिंपल डायरेक्शन कोसाइन। तो दो पॉइंट गिवन हो तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालना चाहिए, फिर उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहिए, फिर यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मोस्टली ये बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। जैसा कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हमने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना चाहा था तो कर लिया था। तो आज हम कुछ नया नहीं सीखे, हम सिर्फ ये सीखे कि कोई वेक्टर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट वही स्केलर डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का ही इसमें बार बार में यूज होना है। सपोज करो मैंने एक ये वेक्टर ले लिया और ये एक वेक्टर ले लिया और हमने कहा इनके बीच का एंगल निकालो। तो अब नया क्या था कि सर ये वेक्टर अगर आप इसको डायरेक्ट वेक्टर दे रहे हैं मुझे, तो मैं इसको ले लूंगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, जो कि इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन रेशियोज हैं। ऐसे ही ये वेक्टर भी ले लिया हमने, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ये इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। तो ij के कोएफिशिएंट को हम डायरेक्शन रेशियोज बोल रहे हैं, सिंपल वेक्टर। तो हमसे कहा तो यही गया ना कि इनके बीच का एंगल निकालो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम a डॉट b की डेफिनेशन लगाएंगे, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b कॉस थीटा। तो यहां से आप निकाल सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू। कैसे, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। a डॉट b हमारा क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, i से i का क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सिंपली बस जो भी वैल्यू है थीटा को निकालने के लिए कॉस को वहां ले जाना। अगर इसमें एक कंडीशन आ जाए कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर के केस में a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 है। ठीक है ना। तो a डॉट b 0 का मतलब क्या आएगा हमारा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अगर कंडीशन पैरेलल की आ जाए कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए आप कर देना a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कोरोलरी हो गई, या सिंपल कोई क्वेश्चन अगर हमें निपटाना तो इससे निपटा देंगे। अगर ये दोनों वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में न लिख के अगर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिए होते, तो ये होता L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप।
और ये होता है L2i कैप प्लस M2j कैप प्लस N2k कैप। अब अगर आप पूछते हैं इनके बीच का एंगल निकालो तो क्या निकालते? A कैप डॉट B कैप। क्या लगता है हमारा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है हमारा? 1। तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये तो दोनों 1 हो गए ना, 1 इंटू 1। तो ये हमारे लिए A कैप डॉट B कैप आ जाएगा। मतलब सॉरी, ये हमने cos थीटा निकालना था, डायरेक्ट cos थीटा बोल देंगे हम इसको। L1 A, ये क्यों बोलेंगे हम? ये लिखेंगे ना cos थीटा इक्वल टू A कैप डॉट B कैप अपॉन मॉड A कैप इंटू मॉड B कैप। वैसे भी ऑलरेडी ये पता चल रहा था 1 था, तो इस तरह से हमने cos थीटा इस फॉर्मूले से हम इसका निकाल ले जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगी कि अगर परपेंडिकुलर है तो बताओ क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा भाई, A कैप डॉट B कैप की वैल्यू 0 हो जाएगी। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0। पैरेलल की कंडीशन अगर पूछ लेंगे तो पैरेलल की कंडीशन भी बिल्कुल इसी तरह से होगी, बस वो डायरेक्शन रेशियोज में है, ये डायरेक्शन कोसाइन में होगा। L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2, N1 अपॉन N2। तो दोनों में सिमिलर मेथड है। कुल मिला के हम सब भूल भी जाए तो इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ दो वेक्टर है उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है। सिर्फ ये i j k की कोएफिशिएंट का नाम कभी डायरेक्शन रेशियो में बोल देंगे, कभी डायरेक्शन कोसाइन में बोल देंगे, तो कुछ भी बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें निकालना तो एंगल ही ना उनके बीच में। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हुज डीसीज आर प्रोपोर्शनल टू दिस 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 एंड दिस दिस दिस। तो इसका मतलब ये वेक्टर ए कैप होना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन से लिखा है, डायरेक्शन रेशियोज तो नहीं लिखा है ना। तो ये आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप हो गया। ये बी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, सिंपली अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए जाएंगे तो पहले हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा? देखो 1 इंटू 4 प्लस माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 माइनस 6 प्लस 2। अरे ये तो 0 आ गया। अब दो वेक्टर के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री या फिर π/2। एज सिंपल एज दैट बी। एक क्वेश्चन और यहीं पे हम समझ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सपोज करो हमने कहा ये एक वेक्टर है, इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स -1 2 and 1 and the another point is 3 4 5. There is another vector which is passing through the point 2 -1 2 and the other point is -2 3 -1। इस तरह से हमने ये कह दिया कि एक पॉइंट इन दो पॉइंट, एक वेक्टर इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल निकालो। तो पहले समझना है कि ये पॉइंट्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स है, वेक्टर नहीं है। तो पहले वेक्टर फाइंड करेंगे ना, तो हम इसको वेक्टर ए मान लेंगे और वेक्टर ए क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस दिस। या फिर आप ये कह सकते हो कि इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो तो ये वेक्टर आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा? 3 + 1 3 + 1 कॉमा 4 - 2 4 - 2 5 - 1 5 - 1। तो ये हमारा आ गया 4 2 and 4। ऐसे ही हम इसका वेक्टर बी निकाल लेंगे। क्या जाएगा? 2 + 2 और यह आएगा -1 -3 -1 -3 एंड द सेकेंड वन इज 2 + 1। तो ये क्या जाएगा हमारा? 4 - 4 3। ये डायरेक्शन रेशियोज में कन्वर्ट हो गया, यानी वेक्टर निकल गया पोजीशन वेक्टर की बात, तो हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए तो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इन वेक्टर के बीच के एंगल की बात कर सकते हैं। तो हमारा वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी आ गया। तो पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी देखो, ये ए है ये बी है, कितना आएगा? 4 × 4 प्लस 2 × -4 2 × -4 प्लस 4 × 3 4 × 3 कितना जाएगा? 4 4 जा 16 -8 प्लस 12 कितना जाएगा? 16 - 8 8 प्लस 12 कितना आ गया? 20। तो ये ए डॉट बी आ गया। हम ऐसे ही मॉड ए निकाल लेंगे। तो मॉड ए कितना जाएगा हमारा? अंडर रूट इसका मॉड निकालो, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 16 16 32 और 4 32 और 2 स्क्वायर मीन्स 4 36 और 36 किसी का होता है कि 9 चौको 36 6
ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16, 16 16 32, 32 और 4 36। ठीक है, मॉड ऑफ बी निकाल लेंगे हम। मॉड ऑफ बी क्या आएगा हमारा अंडर रूट, ये कितना आएगा 16 प्लस 16 इसका 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 32 32 और 9 41, ये आ गया। ए डॉट भी पता है, मॉड ए पता है, मॉड भी पता है। अब करना क्या है, बस सीधा सीधा लगाओ ना, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी रख दो। ए डॉट बी कितना आ गया था हमारा 20 अपॉन ये कितना आ गया 6 इंटू अंडर रूट 41। ठीक है ना, और छोटा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कट लगा दो 5, ये कितना हो जाएगा 10, सॉरी ये कितना हो जाएगा 3, 10 अपॉन 3 अंडर रूट 41। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन 3 अंडर रूट 41, ये आ गया। प्रॉब्लम का है, कुछ नहीं है। तो हमें क्या रहता है कि पॉइंट्स गिवन होते हैं, पॉइंट से पहले हम निकाल लेते हैं क्या, डायरेक्शन रेशियोज के थ्रू वेक्टर, वेक्टर के बाद सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्क्रीनशॉट प्लीज। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर। अब इनको शो करना है कि ये 3 पॉइंट है ए बी सी और ये कॉलिनियर है। भाई कैसे कॉलिनियर प्रूफ करेंगे, हम पहले क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से। बी का पोजीशन वेक्टर हमें क्या गिवन है, ये ए है हमारा 2 3 4, बी है हमारा -1 -2 और 1 और सी है हमारा 5 8 7। तो कोई भी हम एक ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, तो ये ए बी वेक्टर आ जाएगा -1 -2 -2 -3 और 1 -4। ये हमारा क्या आ गया -3 -5 कॉमा लगा देना -3। ठीक है, ऐसे ही हमने कुछ और बीसी निकालना चाहे, बीसी एसी निकालना चाहे, एसी कुछ भी निकाल सकते हैं। एसी ले लेंगे हम ओसी माइनस ओए। अब एसी मतलब सी में से ए को माइनस करके देख लो क्या आएगा 5 -2 और ये आ जाएगा 8 -3 और ये आ जाएगा 7 -4, ये 7 लिखा है ना, तो ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 3 5 -3 5, ये बचेगा आपका 3। अब जो आपने ए बी निकाल दिया, ए सी निकाल दिया, इनमें कॉलिनियर या पैरेलल की एक कंडीशन होती है। आपको याद होगा वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये कंडीशन होती है पैरेलल या कॉलिनियर के होने की। ठीक है ना, कॉलिनियर इनमें से। अब इन दोनों में ऐसी कोई कनेक्टिविटी है क्या, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें से देखो माइनस साइन कॉमन ले लू, यहां पर चलो यहां ले लेता हूं, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3,5,3। अब ध्यान से देखो, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये देखो ये एसी वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारा ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस एसी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया माइनस ए बी। तो एसी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी आ गया, ये हमारा ये हो जाएगा ये एसी है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये उल्टा लिख दिया। देखो ये हमारा एसी वेक्टर है, दिस वन इज एसी, तो ये ए बी वेक्टर इक्वल टू हमारा हो गया माइनस एसी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आपस में लिंक कर सकते हैं, तो हमें एक कनेक्टिविटी मिल गई। एक और भी तरीका था, और आप ऐसे कर सकते थे कि ए बी वेक्टर आ गया और एसी वेक्टर आ गया, मतलब 2 वेक्टर आ गए। अभी हमने आपको बताया था कि 2 वेक्टर हो अगर हमारे पास, एक वेक्टर ए है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास b वेक्टर और ये है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो हमें इन्हें पैरेलल कैसे प्रूव करना है, इनके बीच का एंगल कैसे निकालना है, तो कंडीशन होती है ना a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सिमिलरली अगर आपने इसको वेक्टर a मान लिया और इसको वेक्टर b मान लिया, तो आप देख सकते हो यहां पर कितना है -3 अपॉन इसका 3 कोएफिशिएंट हो गया इक्वल टू -5 अपॉन 5 इक्वल टू -3 अपॉन 3। देखो -3 अपॉन 3 -5 अपॉन 5 -3, देखो सबका रेशियो -1 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये तीनों बराबर आ रही है चीजें, तो समझ लीजिए दोनों वेक्टर कैसे हैं, पूरे के पूरे ये वेक्टर पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर और पैरेलल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अब हम आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। Find the angle between the lines whose DCs are given by the equations this and this। हमें करना क्या है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है।
तो इसमें से या L या M या N किसी एक की वैल्यू दूसरे दो के रेस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें इजी लग रहा है, क्यों ना हम M की वैल्यू निकाल लें N और N के टर्म्स में, -3L -5N, इसे इक्वेशन 1 मान लें। और फिर अब हमारे सामने दूसरी इक्वेशंस हैं 6mn, M की वैल्यू हमने ये रख दी इंटू N -2NL प्लस 5L, और M की वैल्यू यहीं पे रख देंगे हम -3L -5N। हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन जो गिवन थी वहां पर M की वैल्यू रख दी बस। 6 18 -18NL -6 5 30 N स्क्वायर -2NL -5 3 15L स्क्वायर -25 इक्वल में 0 भी है, -25 NL इक्वल टू 0। ये आ जाएगा देखो -30N स्क्वायर, ये देखो माइनस का 18 माइनस का 2 माइनस का 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 45 NL, और आगे बढ़ जाएंगे -15L स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से -15 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2N स्क्वायर प्लस 5 या 15, सॉरी 15 3 जा 3NL प्लस L स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फैक्टर आ गए हमारे, इसमें से -15 कॉमन ले लिया, 2 into 1 फैक्टर करो 2N स्क्वायर प्लस 2NL प्लस NL प्लस L स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसके फैक्टर कर दिए। इसमें से 2N कॉमन आ जाएगा, बचेगा N प्लस L, इसमें से L कॉमन आ जाएगा, बचेगा N प्लस L इक्वल टू 0, N प्लस L और 2N प्लस L इक्वल टू 0। यहां से हम वैल्यू 0 कर देंगे, N प्लस L को 0 कर देते हैं। अगर हम N प्लस L को 0 करते हैं तो N की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, हम क्यों ना L की वैल्यू निकाल लें। L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -N, ठीक है। दूसरा वाला अगर हम 2N प्लस L को 0 करते हैं तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2L। अब हमारे पास जो डीसीज है, जैसे ये L की वैल्यू -N आ गई, समझ रहे ना, इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास M की वैल्यू क्या आएगी, -3L, L की जगह क्या -N, -5N -5N, ठीक है ना, ये समझ रहे हो ना। ये तो यहां से ये कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3N माइनस का 2N 5N, तो क्या जाएगा माइनस का 2N। ये आ गया M की वैल्यू। यहां पर M की वैल्यू देखो, वहां पर इक्वेशन 1 में फिर से रखेंगे, L की जगह -2N -3L की जगह क्या आएगा हमारा, -2N -5N, कितना आ जाएगा 6N -5N, यानी कि कितना आ गया N। अब इसके जो डीसीज है वो L/M/N है, और हम L की जगह क्या ले लें, -N, और M की जगह क्या ले लें, -2N, और ये N, तो हमारा ये आ जाएगा -1:2 -2:1। ये इसके डीसीज हो गए। इसके भी डीसीज LMN ही है, तो यहां पर हम L की जगह क्या ले लें, -2N, M की जगह क्या ले लें, हम ये निकाल लिया था हमने N, और ये N, तो ये -2:1:1। तो इसका मतलब हम इसको एक वेक्टर ले लेंगे, -i कैप -2j कैप प्लस k कैप, और हम इसको एक वेक्टर मान लेंगे B, और आ जाएगा -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब सिंपली A और B दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है हमें, तो हम क्या निकालेंगे, पहले A डॉट B इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो A डॉट B कैसे निकलेगा, -1 -2 कितना आ जाएगा 2, प्रोडक्ट करते जा रहे हैं, -2 और ये 1 कितना आ जाएगा, -2 और ये कितना आ जाएगा -2, ठीक है, और 1 और 1 कितना आ जाएगा 1 अपॉन मॉड A की वैल्यू कितनी आएगी 1 4 1, तो ये आ जाएगा 4 √4 प्लस 1 प्लस √6, ठीक है, ये √6 हो गया। और मॉड B की यहां पे निकाल देता हूं, दिस वन, ये कितना आएगा √1 प्लस 4 प्लस 1 √6 आ जाएगा, और यहां पर मॉड B निकाल लेंगे √4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये भी कितना हो जाएगा √6 इंटू √6 इंटू कॉस थीटा। तो यहां से ये कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा 1 अपॉन, और ये आ जाएगा 6। तो इस तरह से ये इनके बीच का हमने एंगल निकाल दिया। तो याद रखो बच्चों, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है 3 या 4 मार्क्स में जो भी आता हो, बट ये क्वेश्चन आता है।
आज मैंने कोशिश की है कि डीसीज और डीआरस को हमने वन शॉट निपटाया जाए, वन शॉट में ही कंप्लीट भी किया है, बट फिर भी इसके बाद मैं एक लेक्चर और डालने की कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और इसके लिए मेरे सेकंड वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेजिए कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। हम कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।